अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब रेजोनेंस क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया रेजोनेंस के लिए कंडीशन ये थी कि जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है किसके साथ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जो बॉडी का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने यही पॉइंट लिखा कि इस केस के अंदर जो आपकी एनर्जी है या एम्पलीट्यूड है बॉडी का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और क्यों इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वो इक्वल होती है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। या यूं भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाइड जो आपके पास फोर्स है वो बराबर हो जाती है किसके, नेचुरल फोर्स के। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है। अप्लाइड फोर्स ये बराबर हो जाती है किसके, नेचुरल फोर्स के। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। अच्छा, जबकि रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में डैम्पिंग की भी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिस्कस करना है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो आपको ये बात क्लियर होगी। डैम्पिंग में भी हम क्या पढ़ कर आए हैं, डैम्पिंग रेजिस्टेंस है। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। और क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद है, रिटार्डिंग फोर्स मौजूद है। तो देखें, रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। और वहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो बराबर होती है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। और डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है, रिटार्डिंग फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड है इसका क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। अच्छा, अब ये जो डैम्पिंग है ये डिपेंड किन किन चीजों के ऊपर करती है। तो देखें, इस चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डैम्पिंग है वो डिपेंड करती है चार चीजों पर। सबसे पहली चीज है फ्रिक्शन। अगर मैं लिखूं, फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग होती है। किसी मीडियम में फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर डैम्पिंग भी क्या है, ज्यादा। दूसरा, जो डैम्पिंग होती है वो मैस पर भी डिपेंड करती है। अब मैस पे कैसे डिपेंड करती है, तो देखें, अगर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम, उस पेंडुलम के साथ एक स्ट्रिंग के साथ मैं अटैच करता हूं पिंग बॉल, एक के साथ मैं अटैच करता हूं स्टील बॉल, तो आप जानते हैं कि स्टील बॉल और पिंग बॉल दोनों की डैम्पिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि जो स्टील बॉल होगा वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन पिंग बॉल एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगी, रुकेगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैथ पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, थर्ड वन, ये ड्रैग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रैग फोर्स। सर आप जी, आपके पास फ्रिक्शन वाला पॉइंट। फ्रिक्शन वाले के अंदर ये था कि अगर मेरे पास एयर है और एक जगह मेरे पास कोई लिक्विड है, तो आप जानते हैं कि एयर के अंदर फ्रिक्शन कम है जबकि लिक्विड में फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। अगर दोनों जगह पर मैं क्या करूं, वाइब्रेशन करवाऊं या ऑसिलेशन कराऊं किसी सिंपल पेंडुलम से, तो सिंपल पेंडुलम ज्यादा डैम्पिंग कहां पर फील करेगा, लिक्विड के अंदर, एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर के अंदर फ्रिक्शनल या रेजिस्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा नहीं होंगी एज कंपेयर टू लिक्विड। और लिक्विड के अंदर भी हम डिफरेंट लिक्विड्स ले सकते हैं। जैसे हम लिक्विड के अंदर वाटर की बात करें, ऑयल की बात करें, तारकोल की बात करें, हनी की बात करें, तो आप देखेंगे हर एक फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, और जो फोर्थ वन है, डैम्पिंग जो होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट, देखो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब स्प्रिंग क्या है, हार्ड है। और स्प्रिंग अगर हार्ड है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर क्या होगी, डैम्पिंग ज्यादा होगी। जबकि अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो इसका मतलब वहां पर डैम्पिंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो इजीली क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिसको अभी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ सर पर, ये जी जी, ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ बिल्कुल, ड्रैग फोर्स अगर ज्यादा होगी तो डैम्पिंग भी ज्यादा होगी ना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ड्रैग फोर्स एक ऑपोजिट फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। अच्छा, ओके उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है टाइप्स। देखिए, रेजोनेंस की जो टाइप्स हैं उसके अंदर सबसे पहली आती है मैकेनिकल रेजोनेंस। मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल क्या क्या है, जैसे स्विंग, जो पार्क के अंदर स्विंग्स होते हैं बच्चों के, उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्या होती है, रेजोनेंस होती है।
कि बच्चे प्ले कर रहे हैं और क्या है कि उसके अंदर इस तरह से जो आपके पास होता है, तो यहाँ पर आप ये बैठे हुए हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जब आता है, ठीक है ना, और जाते हुए अगर कोई बंदा इसको इस तरह से पुश करे कि ये जब जा रहा है, आपने पुश कर दिया, तो ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मैच इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन सोचो क्या हो कि ये स्विंग वापस आ रहा है और आप फोर्स लगा रहे हैं इसको भेजने के लिए, तो अब ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी मैच नहीं कर रही, एक जो स्विंग है वो वापस आ रहा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ भेजना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं होगा। तो रेजोनेंस के अंदर तो यही होता है कि आप झूले की अगर एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी है जिस डायरेक्शन में वो नेचुरली स्विंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो सस्पेंशन ब्रिज है, वो सस्पेंशन ब्रिज भी एग्जाम्पल है मैकेनिकल रेजोनेंस की, सस्पेंशन ब्रिज। और आपकी बुक के अंदर एक ब्रिज का जिक्र किया हुआ और वो है टाकुमा ब्रिज, जिसकी हिस्ट्री उन्होंने लिखी हुई है कि वो टाकुमा ब्रिज रेजोनेंस की वजह से ही क्या हुआ, कोलैप्स कर गया था, ठीक है। वजह यही थी कि वहां पर जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई थी, वो जो उनके फौजी वगैरह थे और वो जाकर मार्चिंग कर रहे थे, तो सेम क्योंकि स्टेप्स होते थे तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई एंड देन वो ब्रिज कोलैप्स कर गया। वजह क्या थी, क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया। और इसी तरह जो थर्ड वन है वो है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। गिलास के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर गिलास की फ्रीक्वेंसी की हम बात करें और वो फ्रीक्वेंसी जो कि नेचुरल है वो अगर मैच कर जाए किसके साथ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे मौजूद है कि आप देखें कि लोग जो होते हैं वो, एक ओपरा सॉन्ग होता है जिसके अंदर जो साउंड होता है उसकी पिच बहुत हाई होती है, तो जब वो सिंग कर रहे होते हैं इन ग्लास के सामने तो ये ग्लास क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए दो चीजों का मैच होना जरूरी है और वो यही है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास है वो अगर मैच करेगी किसके साथ, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के साथ, जो भी जिसकी आवाज मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो गया, रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, गिलास क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल है किसकी, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, सस्पेंशन ब्रिज या स्विंग्स, मैकेनिकल रेजोनेंस की। इसी तरह इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के अंदर आपके पास आ जाता है एंटीना रिसेप्शन। ये जो हमारे पास रेडियो टेलीविजन होते हैं, इस रेडियो टेलीविजन के अंदर आपके पास एक एंटीना यूज होता है जो कि ट्रांसमीटर का काम करता है या रिसीवर का काम करता है, ठीक है। और ये आपके पास रेडियो में भी इसी तरह से है और टेलीविजन में भी इसी तरह से। अब रेडियो के अंदर क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर आपने कोई नंबर डायल किया, लेट से आपने कहा 107 आपने डायल किया, तो आप जैसे ही 107 रेडियो में जाके डायल करते हैं तो आपको 107 की जो ब्रॉडकास्ट है वो आपको सुनाई देने लगती है। फिर इसी तरह से आप उसी जगह खड़े होके 103 डायल करते हैं, अब 103 की आपको जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको सुनाई देने लगती हैं। अब ये जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पे आपको डिफरेंट ब्रॉडकास्ट एक ही जगह खड़े होकर सुनाई दे रही है, इस वजह से क्योंकि मोबाइल का जो रेडियो है उसमें जब आप नंबर डायल करते हैं तो एक्चुअली आप मोबाइल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी वो है जो कि ट्रांसमीटर से आपकी तरफ आ रही है, यानी कि जो रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं उनसे जो फ्रीक्वेंसीज आप तक आ रही है वो है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। और आप क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर इस सी की या एल की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज। और ये एलसी की वैल्यू एक्चुअली क्या कराती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है जो कि आपके मोबाइल के अंदर उन्होंने पहले से ये सर्किट दिया हुआ है। आप इस सर्किट में इन वैल्यूज को चेंज करते हैं तो आपके मोबाइल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वो फ्रीक्वेंसी फिर बाहर से आने वाली जिस फ्रीक्वेंसी के साथ भी मैच करेंगी वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और आपको उस रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग सुनाई देने लगेगी। इसी तरह टेलीविजन में भी यही है कि टेलीविजन में जब आप डायल करते हैं नंबर, नंबर 10 पे, नंबर 12 पे, नंबर 13 पे, तो आप देखें जो बाहर से केबल नेटवर्क वाले ने आपको एक वायर प्रोवाइड किया हुआ है, उस वायर के अंदर 100 से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ठीक है। और जब आप अपने टीवी के अंदर कोई नंबर डायल करते हैं जैसे 12 है, अब 12 नंबर पे कौन सा चैनल ट्यून हुआ हुआ है आपको वो चैनल दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा। इसी तरह से आप चैनल चेंज करते हैं, चैनल नंबर 15, अब 15 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आपकी टीवी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी वो आपको टीवी चैनल जो होगा वो दिखाई और सुनाई देने लगेगा। तो ये आपके पास कहलाती है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस।
फिर आता है हीटिंग रेजोनेंस। ये हीटिंग रेजोनेंस हम यूज करते हैं कुकिंग फूड के लिए, ठीक है ना। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं माइक्रोवेव ओवन की। तो जो माइक्रोवेव ओवन है वो एग्जाम्पल है हीटिंग रेजोनेंस की। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब आप माइक्रोवेव के अंदर किसी भी फूड को रखते हैं, तो वो फूड जो होता है वो किस तरह से जल्दी पक जाता है, उसकी वजह ये होती है कि जो माइक्रोवेव है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2450 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव ओवन की। और इसकी वेवलेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। ये माइक्रोवेव की वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। अब इस हाई वेवलेंथ के ऊपर, सॉरी इस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर होता ये है कि ये ऑसिलेट करवाता है। क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल चिकन है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक फ्रीक्वेंसी हो गई, उसे हम कह देंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और एक फ्रीक्वेंसी जो कि माइक्रोवेव प्रोवाइड करेगा उस चिकन को। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। और इसी वजह से फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से जो फूड है वो जल्दी पक जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और भी एप्लीकेशन है जो कि मेडिकल में यूज होती है, और उसे हम कहते हैं एमआरआई। एमआरआई स्टैंड फॉर होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर ये जो वर्ड है आर, ये आर रेजोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर कौन सी रेजोनेंस है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस थी ना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इसके अंदर क्या होता है कि एक आपके पास होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि बॉडी के अंदर जो वेन्स आपकी उसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है उसकी वजह से है। और एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि मशीन की वजह से है। उस मशीन के अंदर एक हाई फाई मैग्नेट लगा हुआ है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कई टेस्ला, 4-5 टेस्ला के करीब होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब आपकी बॉडी की वेन्स में मौजूद ब्लड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ मैच करती है तो रेजोनेंस हो जाता है। और रेजोनेंस के बाद फिर क्या होती है, उसकी इमेजेस हासिल होती है, और वो इमेजेस के जरिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो इसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। और भी बहुत सारी रेजोनेंस की एग्जांपल है, कुछ आपकी बुक के अंदर मैंने थी जो डिस्कस कर ली, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम डैम्पिंग पर। तो डैम्पिंग में मैंने आपको बताया कि डैम्पिंग क्या है, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं जो कि आपके एम्पलीट्यूड और एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास डैम्पिंग होती है वो तीन किस्म की होती है। एक कहलाती है क्रिटिकल डैम्पिंग, एक कहलाती है हैवी डैम्पिंग, और एक कहलाती है लाइट डैम्पिंग। देखिए सबसे पहले अगर मैं लाइट डैम्पिंग की बात करूं, तो लाइट डैम्पिंग के अंदर क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, जैसे मैं एक पेंडुलम की बात करता हूँ, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और उस पेंडुलम को मूव करते हुए मैं छोड़ दूं तो आप देखेंगे कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो पेंडुलम क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अपने एम्पलीट्यूड कम करेगा, और वक्त आएगा वो आकर रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर जो आपकी एनर्जी या एम्पलीट्यूड है वो फौरन से डिक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन मौजूद है, तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को ये देखें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी आपके पास जो ऑसिलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। और ऑसिलेशन रिड्यूस होते होते कहां पर आ जाएगा, ये मिनिमम पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं ग्रेजुअल रिड्यूस एनर्जी। और नॉर्मल कंडीशन में या डेली लाइफ में हमारे पास ज्यादातर ये लाइट डैम्पिंग होती है, जो कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपने कॉलेज के अंदर। एफएससी लेवल के ऊपर पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है। उस पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या, आपने पेंडुलम मूव करवाया, स्टॉप वॉच से आपने क्या किया, उसका टाइम पीरियड नोट कर लिया। अब वो टाइम पीरियड नोट करते हुए आप देखते हैं कि वो फौरन से नहीं रुकता। अगर आपने छोड़ दिया तो वो इसी तरह मूव करता रहेगा, और कुछ देर बाद जाकर वो क्या होगा, और कुछ देर बाद भी उसकी थोड़ी बहुत क्या रहती है, उसके अंदर ऑसिलेशन रहती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइट डैम्पिंग कहते हैं, सही। इट कॉजेज द ऑसिलेटर टू ग्रेजुअली रिटर्न टू जीरो विदाउट कंप्लीटिंग अ सिंगल ऑसिलेशन। यानी कि इसके अंदर आपकी ऑसिलेशन एक भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। और फिर अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ किस तरह से होगा, तो देखें, एक भी अगर आपके पास ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसमें इस ग्राफ को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। तो इसके अंदर ये इस तरह से क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। ये हैवी डैम्पिंग है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है कि आपके जो डोर्स होते हैं उन डोर्स के पीछे एक लगा हुआ होता है एब्जॉर्बर, ठीक है ना। वो क्या करता है, या जिसे हम हाइड्रोलिक जैक भी कहते हैं, वो क्या करता है, आपने दरवाजा खोला,
जैसे ही आप दरवाजे को छोड़ते हैं तो दरवाजा जोर से जो आके बंद होता है वो क्या करता है, वो उस दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता करके क्या करता है, बंद करता है। लेकिन ये नहीं होता कि वो बार बार दरवाजा खुलता और बंद होता रहे। तो इसके अंदर अगर आप देखिए वाइब्रेशन तो कंप्लीट ही नहीं हुई, ठीक है ना। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपने मीन पोजीशन पे क्या होगा, आ जाएगा। इसका इसी तरह से दरवाजा आपका ग्रेजुअली क्या करता है, मीन पोजीशन पर आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या कहते हैं, हैवी डैम्पिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्रिटिकल डैम्पिंग। अच्छा, अब क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि इसके अंदर बॉडी पोजीशन पर, अपनी मीन पोजीशन पर शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आ जाती है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट टाइम पे आने के बाद अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो एग्जांपल है वो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स की है, और इसमें भी आपके पास वाइब्रेशन जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब 360 डिग्री का एंगल है, वो कंप्लीट नहीं होता। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि ये आपके पास है ये ऑसिलेशन, ठीक है ना। अब इस ऑसिलेशन में देखें एम्पलीट्यूड शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल के अंदर क्या हुआ, जीरो पर आ गया। और इसकी एग्जांपल क्या है, गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ी जब कभी भी किसी जम से पास होती है तो जम से गुजरते साथ ही वो क्या करती है, स्टेबल हो जाती है। तो स्टेबल कैसे होती है, जो बात ऊपर मैंने आपको बताई कि जम जैसे ही प्रेस होगा तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुई है वो कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी ऑयल एब्सॉर्ब करेगा एंड देन सिंक के जरिए क्या कर देगा, एनवायरमेंट में ट्रांसफर। इस तरह से एनर्जी कंजर्व रहेगी और बॉडी क्या होगी, अपनी मीन पोजीशन पे शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में वापस आ जाएगी। तो आप देख लें क्रिटिकल डैम्पिंग की एग्जांपल हो गई। हैवी डैम्पिंग के अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर ऑसिलेशन कोई नहीं होती, और ये आपके पास जो मीन पोजीशन पे आने वाला इसका डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रेजुअली क्या करता है, डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि आपके जो डोर नॉब्स होते हैं या डोर्स जो आपके हाइड्रोलिक्स होते हैं वो डोर को ग्रेजुअली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं और मीन पोजीशन पे लेकर आ जाते हैं, लेकिन ऑसिलेशन नहीं करवाते। और लाइट डैम्पिंग नॉर्मली जो भी आपके पास पेंडुलम्स होते हैं उन पेंडुलम के अंदर जो डैम्पिंग हो रही होती है या ऑसिलेशन हो रहा होता है वो डैम्प ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये तीन आपके पास ग्राफ हो गए। फिर आता है जी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व में क्या है कि हमने इस कर्व को एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी के दरमियान ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, और अगर आप देखें तो इसके अंदर ये तीन कर्व्स मौजूद हैं। तीनों कर्व्स डिफरेंट डैम्पिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें अगर देखा जाए तो यहां पर आपका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। ये है जी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एक्स नॉट। और इसे हम कहेंगे कि यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि यहां पर डैम्पिंग क्या है, स्मॉल है। जैसे मैं लिखूंगा स्मॉल डैम्पिंग। क्यों, क्योंकि अगर स्मॉल डैम्पिंग है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो इसे हम लिखते हैं मोर एम्पलीट्यूड, मोर एम्पलीट्यूड। जबकि अगर आप इंटरमीडिएट ग्राफ देखेंगे जो ग्रीन कलर का है, इस ग्रीन कलर के अगर ग्राफ को देखें तो इसका ना तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना ही कम है। इसे हम क्या कहेंगे, ये है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे एक और ग्राफ देखें, ये जो येलो कलर का है, इस येलो कलर के अंदर अगर आप देखें तो इसकी जो डैम्पिंग है वो ज्यादा है, इसी वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो हम लिखते हैं मोर डैम्पिंग, और इस डैम्पिंग के ज्यादा होने की वजह से एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेस एम्पलीट्यूड, लेस एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास तीन ग्राफ है। तो तीनों ग्राफ के अंदर मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला, मिनिमम एम्पलीट्यूड, और एक आपके पास क्या है, एक्स नॉट मैक्सिमम है। और ये तीनों जो आपके पास एम्पलीट्यूड मिले हैं ये हमें मिलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, एफ रेजोनेंस। क्योंकि ये हमने ग्राफ बनाया हुआ किसके दरमियान में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड के दरमियान। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जहां पर हम कहते हैं कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ये है कि अगर मैं तीन स्ट्रिंग ले लूं, तीनों स्ट्रिंग अगर मैंने एक ही लेंथ के लिए में, इसका मतलब तीनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, ठीक है। तीनों की अगर लेंथ सेम है तो इसका मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, सेम है।
तीनों के साथ मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट मैसेज अटैच करता हूँ। ठीक है, एक मैं पिंक बॉल अटैच कर रहा हूँ, एक के साथ मैं अटैच कर देता हूँ टेनिस बॉल, और एक के साथ मैं अटैच कर देता हूँ स्टील बॉल। आप देखें कि इन तीनों को मैंने अटैच किया, यहां पर हम लिख भी देते हैं कि ये है पिंक बॉल, फिर ये है टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, और ये है स्टील बॉल। अगर इन तीनों को मैं एक साथ ऑसिलेट कराऊं, तो आप जानते हैं ना कि इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा देर तक कौन मूव करता रहेगा और सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा। तो आप देख लें, स्टील बॉल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां पर डैम्पिंग स्मॉल होगी और यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो तीन मैंने ड्रॉ किए हैं, इसके अंदर अगर आप देखें, रेड वाला जो है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टील बॉल को। टेनिस बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरमीडिएट को। और पिंक बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो येलो कलर का कर्व है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या होगी, फ्रिक्शन ज्यादा इन्वॉल्व होगी। और यही चीज हम शॉक एब्जॉर्बर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डैम्पिंग के। ये इसका लास्ट पॉइंट है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे जाके होता है क्लोज। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। शार्पनेस ऑफ कर्व इज इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।